तो फिर लीजिए दोस्तों, अब मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके ज्योतिष क्लास 1 में बताई गई बातों को 5 मिनट में रिवीजन करते हुए और क्लास 2 स्टार्ट करते हुए। तो देखिए, क्लास 1 के अंदर हमने जब ये समझा था कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, हम कैसे उसको गणना करते हैं, आकाश में कोई ग्रह सितारे हैं तो इसमें हमारा क्या, और वो किसी भी स्थिति में है तो उसको हम कैसे आकलन करें। तो उस बारे में हमने बताया था कि हम उसको कागज़ पे उसका चित्र उकेरते हैं और उसकी स्थिति को उकेरते हैं वैज्ञानिक तरीके से, और उसके बाद हम उसके आगे समझते हैं कि ये ग्रह हैं क्या और राहु केतु क्या है। आपको मैंने सभी 9 ग्रह बता दिए थे। आपको मैंने ये भी बताया था कि टोटल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में किन किन ग्रहों के पास 2 राशियों का स्वामित्व है और किन किन ग्रहों के पास केवल 1 राशि का स्वामित्व है और किन के पास किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री यानी 7वें घर पे ही होते हैं एक दूसरे से। वो कभी भी उनकी युति नहीं होती। जैसे कोई भी ग्रह किसी भी एक ही राशि में दोनों ग्रह आगे बैठ जाते हैं, बट राहु केतु कभी भी अगर रहेंगे ना तो वो 180 डिग्री से 181 डिग्री तक होंगे, ना वो 180 डिग्री से 179 डिग्री तक रहेंगे। वो मतलब जब डिग्री ही इतनी लंबी रहेगी, 7 घर दूरी की रहेगी, तो युति का संभावना बिल्कुल शून्य हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि टोटल जो आसमान यहाँ से हमें दिखाई देता है, इसको एक गोल चक्र मान लिया जाए तो टोटल चक्र होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर हम 12 भागों में डिवाइड करते हैं तो पर राशि 30 डिग्री की हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव क्या होता है और उस भाव के अलावा उसमें कही गई राशि क्या होती है। तो मैं आपको हल्का सा उस चित्र को तब सेल्फी के रूप में दिखाया था, नहीं समझ में आया हो कई लोगों को। मैं इस तरीके से एक बार दिखा देता हूँ, उसको आप गौर से देख लीजिए। तो ये एक हो गया जी राशियों के हिसाब से ग्रहों का। इसके बाद 360 डिग्री का बता दिया मैंने आपको, जिसको 360 डिग्री नहीं समझ में आया देखिए। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रथम भाव द्वितीय भाव क्या होता है, वो ये है। एंड इसके बाद आपकी नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाले में आप देखेंगे उसमें नंबर लिखा हुआ है, यानी प्रथम भाव कुंडली में कहीं नहीं लिखा होगा, वो आपको समझना ही पड़ेगा कि प्रथम भाव कौन सा होता है, द्वितीय कौन सा होता है। लेकिन ये नीचे जो है, नीचे वाली कुंडली, ये न्यूमेरिकली लिखी होगी इसके अंदर 1 2 3 4 से लेके 12 तक। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी राशि में कोई ग्रह किस तरीके से मूव करता दिखाई देता है यहाँ से, तो और राशियाँ कैसे परिवर्तन होती रहती हैं कुंडली के अंदर, तो वो मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह हैं वो ग्रह राशियों का परिवर्तन अपनी चाल के अनुसार करते दिखते हैं, तो वो राशियों के अनुसार जो परिवर्तन होते दिखते हैं वही हमारे लिए मान्य होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह, छाया ग्रह, नपुंसक ग्रह, फिर शुभ ग्रह, आपको सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह और अशुभ ग्रह के बारे में आपको बताया था। ठीक है जी। अब बात यहाँ तक आपकी हो गई है। जिसको ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले आप क्लास 1 को देखें। क्लास 1 की जो भी किए गए अभ्यास हैं उसको ढंग से कर लें। इसके बाद आप दूसरी क्लास को जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वरना दूसरी क्लास भी समझ में आ जाएगी। लेकिन पंजाबी में एक कहावत होती है, अग्गा दौड़ पीछा चौड़, यानी कि आगे तो मतलब कि बढ़े जा रहे हैं बट पिछला जो है भूलते जा रहे हैं। तो ये काम भी ना हो, क्योंकि आगे जाकर यही बेस आपका फाउंडेशन बनेगा और इसी के बिना पर आप आगे कुछ करने का प्रयास कर पाओगे और समझने का प्रयास कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर अभ्यास नहीं किया है तो अभ्यास करने के बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो दोनों का अभ्यास एक साथ कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई है, पहली और दूसरी क्लास ही अब स्टार्ट हुई है।
तो अब हम बात कर रहे थे कि जब मैंने आपको ये बताया था दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा ध्यान आप वापस से रिवीजन से वापस नई क्लास की तरफ आ जाइए। अब मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी महीने जो होते हैं, हिंदी महीनों के नाम कई लोगों को याद नहीं होते। हिंदी महीनों के नाम याद करने से भी आपको बहुत मदद मिलती है एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए। तो आप इसका नाम अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको नाम रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ के बोल रहा हूँ ताकि मैं कहीं रिकॉर्डिंग करते समय कहीं गलत फ्लो में न चला जाऊँ, इसीलिए। देखिए, सबसे पहला महीना होता है चैत्र महीना, दूसरा होता है वैशाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, जिसको कई जगह जेठ भी कहते हैं, फिर होता है आषाढ़, फिर होता है श्रावण, अब श्रावण को सावन भी कहते हैं हम, फिर भादो सावन के बाद एक छड़ी आती है बारिश की, बहुत तेज बारिश होती है उसमें, सावन से ज़्यादा घनी बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद होता है अश्विन, फिर होता है कार्तिक, फिर होता है मार्गशीर्ष, फिर होता है पौष, फिर होता है माघ, और फिर होता है फागुन। फागुन आखिरी महीना है, और फागुन महीने के अंदर कौन सा पर्व आता है? होली आती है। होली को अगर हम संधि विच्छेद करें तो होली, जो होली सो होली, मेरे पिताजी ऐसी तरीके से हमें समझाया करते थे। यानी कि पुराना वर्ष एंड हो रहा है, जो हो गया सो हो गया, अब नए वर्ष में प्रवेश करना है, तो सब अपने एक दूसरे का रंग चढ़ा लें और एक दूसरे को दिल से माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। तो होली फागुन महीना आखिरी महीना होता है। तो ये सभी महीने हो गए। अब इन महीनों के अलावा अब जो हिंदी महीना होता है वो महीना चेंज किस प्रकार होता है? तो देखिए, हिंदी महीना स्टार्ट होता है अमावस्या से अगली तिथि में, ठीक है, और एंड होता है पूर्णिमा की तिथि पे। अमावस्या की तिथि कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है और शुक्ल पक्ष तक जाता है, एक महीना। तो उसमें दो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष होता है जो भी चांद पूर्णिमा के बाद अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो घटेगा ना, उसके बाद कलाएं घटेंगी उसकी। तो जब वो घट रहा होता है तो वो होता है कृष्ण पक्ष, और जब अमावस्या के ठीक बाद पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा बढ़ रहा होता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी बढ़ता चंद्रमा शुक्ल पक्ष और घटता चंद्रमा कृष्ण पक्ष का कहलाता है। शुक्ल पक्ष का पूर्ण कब होता है? पूर्णिमा के दिन, और कृष्ण पक्ष का अंत कहाँ पे होता है? वो होता है अमावस्या वाले दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब ग्रहों की चाल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्रहों की चाल किसकी कितनी होती है। तो एक क्रॉस फिगर है जो कि रैंडम है, नैसर्गिक है ये, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ जाती है या कुछ ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन होती है जहाँ पर कि वो ग्रह कभी वक्री दिखता है, कभी अतिचारी दिखता है, तो वो एक लाइन होती है। तो अब बेसिकली आप इसका जो चाल है वो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। अब आप समझेंगे कि देखिए, अभी हम महीने में बैठे हैं दिसंबर। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य लगभग हर 15 दिनों में राशि परिवर्तन करता है, अपना करता दिखता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ ताकि आप एक बात को दिमाग में डालें कि जो दिखता है बस उसी की बात हो रही है, वो कहीं नहीं प्रवेश कर रहे, वो अपनी दिशा में है। पृथ्वी से नक्षत्रों के चश्मे में जब हम देखते हैं तो नक्षत्रों के चश्मे के अंदर हमें राशि दिखती है और राशि के चश्मे के अंदर हमें कोई ग्रह विचरते दिखते हैं। तो हमारी पृथ्वी चूंकि घूम रही है तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें जहाँ पे जिस राशियों के अंदर, जैसे कि ये घर है तो कभी इस राशि के अंदर दिख रहा है, फिर हम ऐसे घूम गए तो वो ग्रह इस राशि के अंदर दिखने लग गया, फिर हम इधर आ गए तो इस राशि के अंदर दिखने लग गया, इस तरीके से होता है। तो जो ग्रह जिस राशि में परिवर्तन होता दिखता है वो कितने दिनों का होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो सूर्य के बारे में आप सीधा सीधा अनुमान लगा लीजिए कि एक महीने के अंदर सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं।
चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा 2.25 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं। तो 2.25 दिन के लिए एक राशि में रहेंगे, उसके बाद वो अपने आप परिवर्तन करके किसी और राशि में चले जाएंगे। जैसे कि आज तारीख है 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 को चंद्रमा आज कुंभ राशि में थे सुबह, और उसके बाद वो मीन राशि में आज ही प्रवेश कर जाएंगे। यानी सुबह दिन के शुरू में वो कुंभ राशि में थे, लेकिन उसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उनका 2.25 दिन का चक्कर आज पूरा हो रहा है कुंभ राशि का। उसके बाद आता है मंगल 45 दिनों के अंदर एक राशि में परिवर्तन करते हैं। बुध है 21 दिनों में परिवर्तन करते हैं। गुरु 12 महीने लगभग, शुक्र 27 दिन लगभग, ये सभी लगभग ही हैं। शनि 2.5 वर्ष लगभग, राहु 18 महीने लगभग, और केतु 18 महीने लगभग। लगभग का फिर मैथमेटिक्स में जब हम जाएंगे तो आपको लगभग का मतलब ही समझाऊंगा कि मैंने क्यों ये लगभग कहा था। तो फिलहाल अभी आप इसको इसी तरीके से समझें कि ये एक महीना सूर्य है, 2.25 दिन चंद्रमा है, 45 दिन मंगल है, 27 दिन बुध है, 21 दिन शुक्र है, 1 साल गुरु है, 27 दिन शुक्र है, और शनि 2.5 साल है, राहु 18 महीने है यानी 1.5 साल है, और केतु 1.5 साल है। ठीक है, यानी राहु केतु 1.5 साल, शनि 2.5 साल, शुक्र 27 दिन, गुरु 1 साल, बुध 21 दिन, मंगल 45 दिन, चंद्रमा 2.25 दिन, और सूर्य 1 महीने के बाद एक राशि में परिवर्तन कर देते हैं अपने। अब एक चीज और आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि मान लो कि मकर संक्रांति कब आती है। मकर संक्रांति तब आती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, संक्रांति होती है। वैसे सूर्य की संक्रांति साल में 12 होती है, हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, लेकिन सबकी संक्रांति का नाम अलग अलग है। जैसे अभी धनु संक्रांति होने वाली है दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में वो मकर संक्रांति हो जाएगी। तो मकर संक्रांति का पर्व आपको पता है कि बहुत फेमस है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है उसके पीछे भी एक कारण है, वो भी अभी आपको समझाने लगूंगा, तो आपको ज़्यादा नहीं समझाता, बस इतना समझ लो कि सूर्य अभी दक्षिणायन है। जब दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी गर्माहट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो पर्व बन जाता है। क्योंकि हमारे देश में सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सभी फसलें पकने का समय आने लगता है नज़दीक, और आजीविका हमारी चलती किससे है? कृषि से चलती है, यानी खेती बाड़ी से चलती है, अनाज से चलती है। तो पहले के ज़माने में मोस्टली सभी लोग व्यापार को कृषि से जोड़ के देखा जाता था, यानी कि कोई भी व्यापार अगर हो रहा है, आमदनी आनी है, तो वो कृषि से आती थी। तो ये उस ज़माने से आज तक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब हिंदी महीना जब मैंने आपको बताया वो 12 महीने ही होते हैं हिंदी के, लेकिन 12 महीने में एक महीना कैसे निश्चय होता है? तो चंद्रमा जब 2700 नक्षत्रों को पार कर लेता है, 2700 नक्षत्रों को, 27 नक्षत्र की दूरी तय कर लेता है एक बार, तो वो पूरा एक माह बन जाता है, हिंदी का एक माह। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि हमारी तिथि और जो इंग्लिश कैलेंडर है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उसकी डेट्स का फर्क होता है हमेशा। ग्रेगोरियन कैलेंडर चूंकि ब्रिटिश राज के दौरान की बात है, उस दौरान चूंकि उनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था और उनको हर जगह को अपने तरीके से मैनेज करना था, एक ही तरीके से मैनेज करना था, क्योंकि सेंट्रल पावर की सेंट्रिसिटी उन्हीं के पास थी, लेकिन उनकी जो टाइम जोन है सबके अलग अलग थे। तो उन्होंने एक कैलेंडर बनाया ताकि हम वो अपने आप को मैनेज कर सके, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर आज तारीख में ऑलमोस्ट हर जगह चलता है, लेकिन उसका हमारी तिथि से कोई लेना देना नहीं है। मान लो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1982, एग्जाम्पल। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वैसे बता रहा हूँ।
तो अब मान लो, और ये जो बताऊंगा उसके आगे की इन्फॉर्मेशन में ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मान लो कि 20 दिसंबर 1982 को पंचमी तिथि पड़ी थी शुक्ल पक्ष की, ठीक है। अब हर साल 20 दिसंबर 83 को या 20 दिसंबर 2024 को वो पंचमी तिथि पड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है। तो वो हिंदी हिसाब से, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर मेरी जन्म तिथि मानी जाए तो जन्म तिथि हमारी जो हुई वो हिंदी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मेरी जन्म तिथि है। जैसे कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी या कोई भी पर्व त्योहार इन्हीं तिथियों से निश्चय किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से नहीं होता। यही कारण है कि आप कितने पर्व त्योहारों को आप देखते हो, उनकी डेट कभी भी समान नहीं होती। मकर संक्रांति की समान इसलिए रहती है क्योंकि सारा जो 12 महीने का पाठ है, ये सारा पाठ सूर्य से ही निश्चित किया गया है हर जगह। तो सूर्य का परिवर्तन हमें पता है कि 14 या 15 को ही वो प्रवेश करते। पहले 14 तारीख को हुआ करती थी, क्योंकि अब मैंने बताया लगभग क्यों कह रहा था। देखो अब आजकल पिछले 5-6 सालों से आप देख रहे होंगे 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो कारण यही है कि सूर्य का प्रवेश जो है 15 तारीख को होने लग गया है मकर राशि में, तो मकर संक्रांति उस दिन मनाने जाने लगी है। तो ये पर्व त्योहार मनाए जाते हैं या जन्म तिथियां जो निकाली जाती हैं वो हिंदी कैलेंडर से निकाली जाती हैं, और हम लोग जो आजकल प्रचलन में डेट ऑफ बर्थडे बनाते हैं वो बनाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से। मेरे हिसाब से उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ रेलेवेंस सिर्फ इतना है कि चलो उत्सव मना रहे हैं तो मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो सामर्थ्य है मनाना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए इंसान, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों को एक साथ पार कर लेता है, तो एक बार जब पार कर लेता है पूरा, तो वो हिंदी का एक माह कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इससे आगे की बातें भी मैं बताने लगूं, लेकिन क्या होगा कि फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो अभी ये जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बोलोगे यार ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बता नहीं रहे, मतलब वो खाके कुछ दिखा नहीं रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से सब कुछ गवर्न होता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को, जो फूड आपके पास जाएगा, वही आपकी बुद्धि में लगेगा और वही आपकी दृष्टि में आ जाएगा। और ज्योतिष है क्या? दृष्टि ही है। दृष्टि तो शरीर में लगेगा, तो दृष्टि भी आपके शरीर का ही पार्ट है। तो बुद्धि से सब कुछ गवर्न होता है। तो अगर किसी के पास बुद्धि ना हो तो वो सोने की फसल को खराब हो गई कह के फेंक देगा, और जिसकी बुद्धि प्रबल हो, जिसके पास बुद्धि में ज्ञान हो, तो वो उसी फसल को दृष्टि से देखे बोलेगा अरे तो सोना है, ये खराब नहीं हुई, इसको तो उठाओ, समेटो इसको, तो हम धनवान हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको चर्चा किया था पंचांग क्या होता है। पंचांग के बारे में कई आपको मैंने वर्ड यूज़ किए थे। तो देखिए, पंचांग जो होता है वो आप ये समझिए कि 5 ऐसे पार्ट हैं। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। तो 5 ऐसे पार्ट हैं जिसका निर्धारण, जिसमें कि नक्षत्र होता है, तिथि होती है, और बाकी तियोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, 5 चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ों को मिलाकर उसको पंचांग कहा जाता है। पंचांग, पंचांग, ठीक है। जैसे आप कभी जाते होंगे चरणामृत लेने के लिए, किसी मंदिर में आप जाते हो तो चरणामृत मिलता है, या वो पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अगर आपने कृष्णाष्टमी के दिन कृष्ण जी का अभिषेक होते देखा होगा, या शुद्र अभिषेक भी अगर आपने कभी कराया होगा, तो पंचामृत से कराया जाता है। तो वो ये जो आपको पंचांग है वो 5 अंग हैं, 5 चीज़ें हैं जिसको मोटा मोटा हमें देखना ही होता है, ठीक है। इसके बाद हिंदी माह की समाप्ति पूर्णिमा तिथि को हो जाती है, ठीक है। जन्म तिथि और समय स्थान को, ग्रह किस राशि और नक्षत्र में होंगे, उसकी स्थिति पंचांग से देखी जा सकती है। अब बात आता है कि आप कैसे बोल रहे हो कि कुंडली में कौन सा राशि, कौन सा ग्रह किस राशि में, कहाँ पता लग रहा है, हम इसको वेरीफाई कहाँ करते हैं। तो वेरीफाई साइंटिफिकली होता है। अगर आप पंचांग दिवाकर नाम की एक किताब आती है, अगर आप उसका पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल साइंटिफिक और कैलकुलेटिव है, ठीक है।
तो आप पंचांग में पढ़ेंगे तो पंचांग में वही सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी कि किस दिन किस समय कौन सा ग्रह किस राशि में कितनी डिग्री पे बैठा है। अभी डिग्री अभी मैंने समझाया नहीं है, लेकिन आप समझ लो वो 30 डिग्री का एक राशि होता है, तो वो कितनी डिग्री तक पहुंचा हुआ है वो भी दिखता है उसके अंदर। अब वो कैसे वेरीफाई होता है, तो देखिए वो एस्ट्रोनॉमिकली आप चेक करवा सकते हो, वो साइंटिफिक है वो, तो वो उतनी डिटेल में आपको जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि पंचांग का मतलब क्या होता है। पंचांग जो होता है, पंचांग दिवाकर नाम की एक किताब आती है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ISD का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है कि भारतवर्ष की सीमा के अंदर जितने भी राज्य और प्रदेश हैं उन सभी के घड़ी पे एक ही समय दिखता है। एक समय पाकिस्तान जब हमारा पार्ट होता था तो पाकिस्तान अगर आज हमारा पार्ट होता तो उनकी घड़ी पे भी वही दिखता है, लेकिन अभी पाकिस्तान और इंडिया की घड़ी में आधे घंटे का फ़र्क है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है या हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे ही कई देश ऐसे हैं जिनके पास कई टाइम जोन हैं, जैसे कनाडा हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, उनके पास एक टाइम जोन नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ आप समझिए। आप ये बताइए कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो आप बताइए कि कोलकाता में सूर्य सबसे पहले उगेगा या फिर मुंबई में उगेगा पहले? सूर्य जब पूर्व की तरफ से उठता है तो सूर्य तो सबसे पहले कहाँ होगा? बंगाल में होगा। जैसे देश दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो जापान में उगता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की घड़ी फास्ट है हमसे। चूँकि एक कैलकुलेशन हिंदुस्तान के अंदर बैठकर हम एक सही कैलकुलेशन कर सकें, इसके लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। अब इसका रेलेवेंस कहाँ है, इसकी उपयोगिता कहाँ है? तो आप सोचिए कि जब आप कोई कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाने के लिए आपके पास 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब भी देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास ऐप्स में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको केवल टेक्स्ट से भी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको पहले पता हो कि ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। कल को मेरे पास मोबाइल ना हो, इंटरनेट नहीं हो, कंप्यूटर ना हो, मोबाइल ना हो, तो भी मेरे को बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे बनाना आना चाहिए। वो वो क्या है? तो वही समझा रहा हूँ कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, उसका जन्म हुआ 1/1/2001 में। अब हम पूछते हैं टाइम, तो टाइम पूछा तो बोला जी 1:11 दोपहर में, ठीक है। अब हम फिर पूछते हैं जी स्थान। अब स्थान क्यों पूछते हैं? समय तो हो गया, तो स्थान पूछने से जब पूरे इंडिया में एक ही टाइम है तो टाइम ही पूछना चाहिए, स्थान क्यों पूछते हैं? तो यहीं पर आपके उस मन में बैठे हुए उस प्रश्न का उत्तर है जो अभी आपका मैच्योर नहीं हुआ, कि स्थान से लैटिट्यूड लैग्नीट्यूड जो होता है ये चेक किया जाता है कि इस जगह पर सूर्य इससे कितनी दूरी पर था, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर था, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है। तो जब रोटेट कर रही होती है तो एक अक्षांश के अंदर से सूर्य उदय होता है, फिर वहाँ से वो दूसरे ऐसे टिल्ट हो रही है लाइन मान लो, तो अब जब घूम रही है तो धीरे धीरे फिर यहाँ उदय होना शुरू होगा, ऐसे करके। ऐसे यहाँ से सूर्य उदय हो गया तो अब यहाँ से उदय होना शुरू हो जाएगा, या ऐसे उदय हो गया तो ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो धरती घूम रही है तो धरती और सूर्य के बीच का एक चक्र है जो मैंने बताया। अब एक बात और समझ लो कि धरती अपनी धुरी पर 45 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि एक बॉल है वो ऐसे झुका हुआ है और ऐसे घूम रहा है। तो जब ये घूम रही है तो बट ऑब्वियसली कि एक सीधी लाइन तो सामने से आसमान में बनने से रही, वो जो बॉल ही घूमी हुई है ऐसी, तो वो सीधी लाइन तो बनेगी नहीं ना, वो तो ऐसे ही घूम के बनेगी। तो इसी तरीके से कहीं पर सूर्य पहले ही उदय हो जाता है और कहीं पर थोड़ा लेट होता है। तो इस स्थिति का पता करने के लिए
जन्म स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हर एक स्थान का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड सैटेलाइट से ओके हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अब हम सब की स्थिति को एप्लीकेशन में डाल देते हैं और वहाँ से सीधा निकल के आ जाता है। अदरवाइज आप चाहो तो इसको पंचांग से भी निकाल सकते हो। इसके कुछ वैज्ञानिक फॉर्मूला है जिस बिना पर आप इसका खुद से निर्णय कर सकते हो कि इसका इस स्थान से इस स्थान तक है तो इसका क्या लैटिट्यूड लैंगिट्यूड रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अभी चल रहा है 9 दिसंबर 2024, अभी सूर्य वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो अगले 14 तारीख तक, यानी इसी 14 तारीख तक जो भी जातक पिछले 15 से लेकर इस 14 तक जितने भी जातक पैदा हुए होंगे सुबह, उन सब हुआ सूर्योदय के समय, उन सब की जन्म राशि का प्रथम भाव वृश्चिक ही होगा और उस राशि में सूर्य तो होंगे ही, क्योंकि उसी में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन यही 2 घंटे का फर्क आ जाए तो 2 घंटे के फर्क आने के बाद सूर्य कहाँ दिखेंगे, सूर्य किधर दिखेंगे? तो बट ऑब्वियस है कि ये मेरी स्थिति थी सूर्य को देखने की। ठीक है जी, ऐसे मैं सूर्य को 8वें घर में देख रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया कि हर 2 घंटे पे राशि परिवर्तन पूर्व की दिशा में राशि दूसरी आ जाती है। यानी जिधर से सूर्य उगा वो तो उठ के चले गए, मतलब जाते दिखते हैं, लेकिन पृथ्वी घूम रही है इसलिए जाते दिखते हैं ना। तो अब मेरी पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है तो पूर्व में कोई और राशि आ गई और यहाँ पर सूर्य आ गए, यानी कि 8वें घर में सूर्य थे वो अब चले गए मेरे इस हाथ में, दाएं हाथ में, और मेरे सामने आ गई 9वीं राशि यानी धनु राशि। तो धनु राशि यहाँ पे आ गई और सूर्य इधर आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से वो हमें घूमते दिखाई देते हैं पर डे, लेकिन वो राशि परिवर्तन करते नहीं दिखाई देते। राशि परिवर्तन करते तभी दिखाई देंगे जब 1 महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन हर 2 घंटे पर राशि परिवर्तन होता रहता है पूर्व की तरफ। जैसे ही पूर्व की तरफ अगर कोई राशि परिवर्तन 9 नंबर हुआ तो 9 नंबर से बाईं तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हो जाएगा। और 8वें घर में सूर्य बैठे हैं और बाकी ग्रह भी उसी हिसाब से उसी घर में बैठे दिखेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा आप प्रयोग कर सकते हो तो आपके पास कंपास होता है, मैनुअल कंपास होता है, या मोबाइल में आजकल कंपास है। उस कंपास को आप अभी अपने मोबाइल में खोल के भी आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि सूरज कहीं और है, ईस्ट कहीं और है। यही कारण है ना कि सूर्य अब किधर चल रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति पंचांग से देखा जा सकता है। जहां राहु होंगे उसके 7वें घर में केतु होगा। ठीक है, और जिस वक्त व्यक्ति पैदा होता है, अब मान लो कि एक वक्त व्यक्ति सूर्योदय के समय पैदा हुआ तो उसकी वृश्चिक लग्न हो गया, वृश्चिक प्रथम भाव में वृश्चिक आ गया, पूर्व की तरफ वृश्चिक राशि आ गई। लेकिन वो 2 घंटे बाद अगर कोई उसका दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ तो उसका कुंभ लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, और धनु लग्न के हिसाब से जो ग्रह जिस प्लेसमेंट में है उसी राशि में वो लिखे जाएंगे। ठीक है, अब पंचांग से आप हर ग्रह की, मैंने बताया पंचांग से आप हर ग्रह की डिग्री को भी देख सकते हो, यानी कि वो उस राशि में कितना कदम चल चुका है, 30 डिग्री में कितने कदम चल चुका है। जैसे सूर्य की अगर मैं डिग्री बात करूं तो सूर्य लगभग कितने दिन बचे हैं अभी महीने के आज 9 तारीख है, 15 तारीख को सूर्य परिवर्तन कर जाएंगे तो 6 दिन बचे हैं। तो लगभग 6th पार्ट रिमेनिंग रह गया है, 5th पार्ट रिमेनिंग रह गया है, 5th पार्ट रिमेनिंग रह गया है किस राशि में, वृश्चिक राशि में। तो 30 डिग्री का एक राशि होता है तो 5th पार्ट उसका कितना हुआ, 6 डिग्री। तो 30 में से 6 डिग्री घटाओ कितनी डिग्री बची, 24 डिग्री, यानी कि लगभग अभी सूर्य 24 डिग्री के आसपास होंगे। ये मैं अभी किसी एप्लीकेशन को देख के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ठीक से समझ में आए। देखिए, जब हमें पता है कि सूर्य एक राशि में 30 दिन तक ही रहते हैं, यानी कि पर डे
उसकी 1 डिग्री चलेगी, वो 1 डिग्री चलेंगे तभी तो 30 डिग्री पूरा होगा। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन समझाने के लिए समझा रहा हूँ। सूर्य के लिए बड़े इजीली हो जाता है क्योंकि महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन चलते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो अब चूंकि सूर्य को पिछली राशि से इस राशि में आए हुए कितने दिन हो गए, तो 15 तारीख को आए थे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नवंबर 30 का था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी कितना हुआ 12 और 12, 24 दिन हो चुके हैं और 24 डिग्री, वो मैंने आपको कह दिया 24 डिग्री है। कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ गया? 30 डिग्री है। अब यही किसी की मैंने बताया, कुछ ग्रहों की जो चाल होती है वो 21 दिन की होती है, कुछ ग्रहों की चाल 27 दिन की होती है, कुछ की 45 दिन की होती है, कुछ की 1 साल होती है, कुछ की 1.5 साल होती है, कुछ की 2.5 साल होती है, कुछ की 2.25 दिन ही होती है। तो इस हिसाब से हम डिग्री का अनुमान वैसे भी लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो इसको रिपीट करके सुनिएगा। और जिसको नहीं समझ में आए, इस क्वेश्चन को मैंने जैसे पहले बताया था नोट करके रखिए और इस कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख कर रखिए, ताकि जब मैं इसकी वापस से सीरीज बनाऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चन या तो आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे पहले ही, और अगर नहीं हुए होंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर मैं जब दूंगा तो आपको फिर से क्लियर हो ही जाएगा। अब अगर 1 महीने का डिफरेंस हो तो कुछ ग्रहों की राशि कुंडली में परिवर्तित होती दिखेगी। जैसे चंद्रमा की तो 2.25 दिन में चेंज होती दिखती है। सूर्य बट ऑफिस से राशि उस राशि में नहीं दिखेंगे, 1 महीने का डिफरेंस हो गया तो दूसरी राशि में जाते दिखेंगे। या हो सकता है कि मंगल ग्रह भी अपनी राशि परिवर्तन करने की अवस्था तक पहुंचा हुआ, वो भी राशि चेंज कर ले। हो सकता है बुध ग्रह तो बट ऑफिस चेंज करके बैठा होगा क्योंकि 21 दिन की होती है उसकी, तो बुध ग्रह भी चेंज करके बैठा होगा। फिर आते हैं शुक्र ग्रह भी ऑलमोस्ट चेंज करके ही बैठे होंगे, 27 दिन का ही होता है वो भी, तो वो भी चेंज किए हुए होंगे। इसके बाद हो सकता है कि राहु केतु का टाइमिंग आ जाए। अब मार्च में, अप्रैल में, अप्रैल में राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब अप्रैल में राशि परिवर्तन अगर वो कर रहे हैं तो अप्रैल में कर रहे हैं ना, पता नहीं, शायद मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा। तो अब जिस महीने वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो उस महीने उनके चक्र का 18वां महीना है। तो बट ऑब्वियसली 18वें से 19वें महीने में अगर हम जाएंगे उसके, तो वो राशि परिवर्तन करते दिखेंगे। वैसे ही गुरु है 12 महीने का एक होता है। अब 1 साल पूरा होने वाला हो इसी महीने, मान लो एग्जाम्पल के लिए आज 9 दिसंबर है, मान लो गुरु का आज राशि परिवर्तन होने वाला है, तो कल ही बंदा पैदा होगा, उसकी राशि परिवर्तन दिखिए, दूसरी राशि में गुरु दिख जाएंगे। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति को कुंडली में उतारा जाता है कि अभी इस वक्त आकाश में कौन सा ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहा है। इसको अगर ऐसे करके मुंह झुका के देखना हो तो सामने पंचांग दिवाकर ले लो, और नहीं तो उससे इजी स्थिति है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेट प्लेस टाइम ये डालो, सामने आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद एक काल्पनिक कुंडली बनाते हैं। यह है काल्पनिक कुंडली। इसमें देखिए प्रथम भाव लिखा हुआ है, नंबरिंग भी लिखी हुई है और ग्रह भी लिखे हुए हैं। यानी प्रथम भाव नैसर्गिक है। प्रथम, ये देखिए इस भाव को देखिए, ये कुंडली को, ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये जो भाव है ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये केवल आपकी सुविधा के लिए मैं लिख कर दे रहा हूं। आपको ये बात बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखनी है कि जो पहले नंबर पे जो यहां पर लिखा है, ये लिखा है, ये प्रथम भाव ही होगा, और ये दूसरा भाव कहलाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये एकादश, ये द्वादश,
ये इस तरीके से ही आपको याद रखना है कि ये घर कौन सा घर है, पहला हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है। तो पहला कहाँ होगा आपको पता लग गया, तो वहाँ से लेफ्ट की तरफ बढ़ जाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेके 12th हाउस तक मैक्सिमम होता है। अब इसमें नंबरिंग लिखी होती है, तो मैंने आपको याद कराया था कि ग्रहों राशियों की एक नंबरिंग है। एक नंबर मेष राशि होगी, दूसरी वृषभ होगी, तीसरी मिथुन होगी, चौथी कर्क होगी, पांचवी सिंह होगी, छठी कन्या होगी, सातवीं तुला होगी, आठवीं वृश्चिक होगी, नौवीं धनु होगी, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि होगी। और मैंने आपको वो भी याद कराया था कि कौन सी राशि का स्वामी कौन होता है, कौन सा ग्रह उसका स्वामी है। तो एक काल्पनिक कुंडली आप सबसे पहले इसको अपने ऊपर उकेर लें। ये मैं थोड़ी देर के लिए स्थिर कर रहा हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करें और इस पूरी कुंडली को आप अपने चित्र बना के अपने कॉपी पेन लेके बैठे। अब देखिए किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो प्रथम भाव में शनि ग्रह बैठा है। किस राशि में ग्रह बैठा हुआ है, तो वो कन्या राशि में बैठा हुआ, क्योंकि 6 नंबर किसका राशि है, कन्या राशि। भाव का स्वामी कौन है, यानी प्रथम भाव जो है 6 नंबर जो लिखा हुआ है उस भाव का स्वामी कौन है। तो कन्या राशि का स्वामी कौन हुआ, प्रथम भाव में कन्या राशि पड़ी, तो प्रथम भाव का स्वामी कौन हुआ, कन्या राशि का स्वामी। तो कन्या राशि का स्वामी कौन है, तो बुध, यानी भाव का स्वामी बुध है। भाव का स्वामी किस राशि में और किस भाव में बैठा है, यहाँ से अब आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ प्रवेश करोगे, इसीलिए अब आपको समझा रहा हूँ, तो ठीक से समझना गौर से। ब्रेक लेना है, पॉज करके ब्रेक लेके आओ, मुँह हाथ धो के आओ, ठंडे दिमाग से वापस समझो इसको। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वो कुंडली उकेर ली है आपने। कुंडली उकेरने के बाद मैंने आपको बताया कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। प्रथम भाव में शनि बैठा है, द्वितीय भाव में केतु बैठा है, तृतीय खाली है, चतुर्थ में गुरु बैठे हैं, पंचम में चंद्र बैठे हैं, छठा भाव खाली है, सातवां खाली है, आठवें में राहु बैठा है, नवम भाव यानी यहाँ 2 नंबर लिखा है वो बुध बैठा है, दशम यानी 3 नंबर जहाँ लिखा है वो मंगल बैठा है, और 4 नंबर जो एकादश भाव है उसमें सूर्य बैठा है, और 5वें ग्रह जो 5वें राशि जो द्वादश भाव में पड़ती है उसमें शुक्र बैठा है। यानी राशि भाव इन दोनों को पहले कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लो। भाव कभी चेंज नहीं होंगे, भाव वही नक्शा है, वो एक नक्शा है। इस नक्शे को यहाँ देखो, ये नक्शा है। इसी नक्शे में प्रथम भाव में अगर आप 1 लिख दोगे, यानी जो भाव लिखा उसी के आगे वो नंबर भी लिख दोगे, तो इसी को कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली, यानी मेष लग्न की कुंडली काल पुरुष की कुंडली है। यानी कि हम इसको यहीं से शुरू और यहीं पर अंत मानते हैं, काल पुरुष है ये। तो प्रथम भाव में अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, ये तो काल पुरुष की कुंडली और मेष लग्न की कुंडली भी हो गई। लेकिन अगर इसी जगह 2 लिखा है पहले नंबर पे, यहाँ पर अगर 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लग्न की हो गई। और ये कैसे निश्चय होगा, वही जन्म के समय और स्थान और डेट ऑफ बर्थ से आप देखोगे तो आपको पंचांग में भी दिख जाएगा या एप्लीकेशन के अंदर भी दिख जाएगा। हर 2-2 घंटे पे ये राशि परिवर्तन होता दिखेगा आपको। पर पहले भाव में कोई राशि आज यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद अगर आप जाओगे तो यहाँ पर वो आपको 3 या 4 लिखा दिखेगा पहले भाव में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट से राइट आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर प्रथम भाव लिखा है तो यहाँ से 1 2 3 4 करके आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण क्या है इसके अंदर नोट करने लायक, तो प्रैक्टिस के लिए आप नोट कर लीजिए। भाव, राशि और ग्रह, इन तीनों के 3 हिस्से माइंड में बनाइए। पहले भाव की प्रैक्टिस कर लीजिए,
मतलब कि मैं आपको बोलूं सीधा बिना कोई कुंडली दिखा के, हाँ जी बताओ ये कौन सा भाव है, ये कौन सा भाव है, आपके मन में होना चाहिए तुरंत, हाँ जी ये तो नवम भाव है, ये कौन सा, ये दशम है। इस तरीके से आपकी याद रहना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। डेली वीडियो में इसलिए भी नहीं डाल रहा क्योंकि समझने के लिए समय चाहिए होता है। माइंड को ट्रेन योर माइंड को ग्रूम करो कि यस, अगर मैंने ये जानना निश्चय किया है तो अपने माइंड, अपने आँख, जो मन के आँखें हैं इसके आगे ये घोड़े के जैसे पट्टी लगाओ। 1 घंटे के लिए लगाओ, लेकिन 1 घंटा पूरा कंसंट्रेट करो इस पर। कौन सा 1 घंटा है, रूटीन बना लो बेशक। उस रूटीन के अंदर वो 1 घंटा आपको यही करना है, कुछ और नहीं देखना, कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी, कोई इंस्टाग्राम नहीं देखना। आपने केवल यही प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अभी आपने जो भी कुछ नोट किया, इस नोट करने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए। सुनना तो यूट्यूब देख रहे हो, उसके बाद फिर से कोई नई वीडियो भी आप देखोगे अभी, लेकिन जो आपने नोट किया इसके लिए 1 घंटा बोल रहा हूँ मैं, कि जो आपने नोट किया इस पर 1 घंटा डेली स्पेंड करोगे तो आपकी माइंड में सारी चीज़ें क्लैरिटी से हो जाएंगी, और कुछ सवाल जो आपके अंदर पैदा ही नहीं हो रहे अभी तक, वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, और वही आपकी हेल्प करेगा आगे सीखने में। क्योंकि सवाल कीमती है, जवाब झक मार के आता है। तो प्रश्न ही होना चाहिए। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, ग्रेविटी का सिद्धांत अगर हम मान लें कि ग्रेविटी का सिद्धांत न्यूटन नहीं बनाया है, तो आप मान के चलें कि सेब तो पहले भी नीचे गिरा, कई लोगों के सर पे भी गिरा, लेकिन न्यूटन के मन में ये प्रश्न उठा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, और इसी कारण वो आज इतने महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, आपका ये भाव हो गया। अब हम आते हैं आखिरी चैप्टर पे, आखिरी सब्जेक्ट पे। 10 मिनट का समय केवल है, और इस 10 मिनट के अंदर आपको समझना पड़ेगा। तो आप पेन पेपर लीजिए और उसको नोट कीजिए। अब जो हमने बताया कि भाव मतलब कि ये कुंडली बन गई, कुंभ लगन की कुंडली बन गई, कुंभ लगन की कुंडली का कुंभ लगन मतलब 11 नंबर पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कुंभ लगन की कुंडली हो गई। अब उसमें ग्रह बैठे हैं, तो ग्रह बैठे हैं तो ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार निश्चय किया जाता है। तो उसकी पहली कड़ी, प्रभाव निश्चित करने से पहले उसके अंगों को समझ लेना। उनके पास अंग हैं दृष्टियां, वो किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो वो दृष्टियों से प्रभाव डालते हैं और अपनी स्थिति से प्रभाव डालते हैं। जहां है वहां पे प्रभाव पड़ेगा, और उनकी जो दृष्टि है उससे प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो साप्ताहिक दिन है उसी सीक्वेंस में लिख लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु लास्ट में लिख लेना आप। तो पॉज कर लिया और इसको आपने नोट कर लिया। तो अब मैं इसके आगे आपको दृष्टि बताने वाला हूं कि हर ग्रह की कितनी दृष्टियां होती हैं। यानी कि सूर्य अगर मान लो कुंभ में बैठा है, यानी प्रथम भाव में बैठा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं। चंद्रमा की भी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं। 7वीं मतलब 180 डिग्री, वो सीधा सीधा देखते हैं, केवल यहाँ से सामने देख रहे हैं 1 to 1, कहीं लेफ्ट और राइट नहीं, सीधा। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो चौथी दृष्टि का हम कैसे करेंगे, तो देखो मंगल ग्रह ये यहाँ पे पड़ा है, मैंने एरो लगा दिया है मंगल के आगे, 3 एरो है मंगल के सामने से, 3 एरो जा रहे हैं। तो जहाँ छोटा एरो जा रहा है वो है चौथी दृष्टि, जो बिल्कुल सामने जा रहा है वो 7वीं दृष्टि, और बिल्कुल सामने से जो बिल्कुल हट के अगले घर आगे जो बढ़ रहा है वो है 8वीं दृष्टि। ठीक है, तो मंगल अगर मान लो, अब मैं बोलता हूं कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल बैठे हैं प्रथम भाव में, तो मंगल की दृष्टि कहां कहां जाएगी, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, कौन सा भाव कहां है। यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि कैसे तय होगी, या कोई भी दृष्टियों का भाव हम कैसे गणना करेंगे। जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वो पहला घर है, उससे आगे दूसरा, फिर तीसरा
फिर चौथा, यानी पहले घर में अगर मंगल बैठा है तो चतुर्थ भाव ही चौथी दृष्टि पड़ेगी उसकी। अगर लग्न में प्रथम भाव में ही मंगल बैठा है तो चतुर्थ भाव ही उसका चौथा भाव हुआ। ये आप कैसे काउंट करोगे? पहला भाव जहाँ बैठा है वो 1, उससे लेफ्ट गए 2, उससे लेफ्ट गए 3 और उससे लेफ्ट गए 4, यानी सेंटर के अंदर जो 4 ग्रह होते हैं उनमें से एक ग्रह चौथा ग्रह होता है, और वो ग्रह होता है, वो ग्रह जो घर है वो चौथी दृष्टि का हो गया। अब मंगल के ठीक सामने, जिस घर में मंगल बैठा उसके ठीक नीचे एक बड़ा सा घर है, वो 7वां घर है उसका, वो भी आप काउंट करोगे। पहला घर उसको मानो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां जाओगे पता लग जाएगा सप्तम भाव ही 7वां दृष्टि, 7वां घर है। और वैसे ही 8वां, ठीक उसके बगल में जो 8वां घर है वो उसकी 8वीं दृष्टि पड़ गई। यहाँ पे आपने मंगल की दृष्टि देख ली, मंगल की 4, 7 और 8 है। फिर आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह की भी केवल सीधी एक दृष्टि है, वो भी कहीं और नहीं देखता, सीधा सीधा बस सामने देखता है, ठीक है, तो 7वीं दृष्टि पड़ती है उसकी। 8वीं, उसके बाद बुध के बाद आता है गुरु ग्रह, यानी गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु विस्तार में देखते हैं, उनकी एक दृष्टि 5वीं होती है, यानी कि 5वें घर को देखता है पहले। पंचम, लग्न में बैठा है तो पंचम भाव को देखेगा पहले, फिर बिल्कुल सामने सप्तम भाव को देखेगा, फिर 9वें भाव को देखेगा, यानी 8 जहाँ मंगल देखा था उससे ठीक अगला 8वें घर से एक घर आगे, यानी कि ब्रैकेट का, इसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हैं तो पंचम भाव कौन सा हुआ? ये हुआ। कैसे हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है पंचम भाव, 6, 7 ये 7वां, और 8, 9 ये 9वां। मंगल यहाँ बैठा है तो 1, 2, 3, 4 ये चौथा घर, 5, 6, 7 ये 7वां घर, और 8 ये 8वां घर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र भी केवल 7वें घर को देखते हैं, ठीक है। अब आता है शनि। तो शनि कैसे देखेगा? शनि अगर मान लो यहाँ लग्न में बैठा है तो शनि की 3 दृष्टियां होती है, पहले नोट कर लो आप। शनि की होती है 3, 7 और 10। 3, 7 और 10 ये 3 दृष्टियां होती हैं शनि के पास। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि शनि यहाँ पे बैठे हैं तो शनि की 3 दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेंगी? 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि यहाँ 10म भाव में पड़ेगी अगर वो लग्न में बैठे हैं तो। अगर वो यहाँ बैठे हैं, मान लो यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि यहाँ, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, क्योंकि वो लग्न से अगले घर में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ बैठे तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया शनि की दृष्टि 3 किस प्रकार है वो देख लिया आपने। अब इसके बाद राहु और केतु के बारे में लोग कहते हैं, ये बंद कर रहा हूँ बिल्कुल आखिर में हो गया अब हम, ठीक है जी। तो अगर मान लो कि राहु और केतु के बारे में लोग कहते हैं कि राहु की दृष्टि जो है, राहु केतु की दृष्टि जो है गुरु की जैसी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किसी छाया की दृष्टि क्या पड़ेगी? छाया का सिर्फ प्रभाव पड़ता है, दृष्टि नहीं पड़ती। हाँ, कुछ हद तक कुछ लोग मानते हैं दृष्टि होती है, मैं उनसे विवाद नहीं रखना चाहता, और कुछ लोग अगर कहते हैं कि नहीं होती तो मैं उनसे भी विवाद नहीं रखना चाहता। मैं कहता हूँ कि हाँ जी, अगर मान लो मेरे दांत में दर्द है तो उससे मेरे सर में दर्द हो सकता है, तो प्रभाव तो पड़ता है। अब दांत का सर से संबंध, अब मेरी भूख ना लगे, मेरी भूख मर जाए, मेरे को फीवर चढ़ जाए, तो फीवर भी चढ़ सकता है, इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए 5, 7 और 9वीं दृष्टि को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, मानने की नहीं। क्योंकि कई बारी कई कुंडलियों के अगर लग्न या कुछ ग्रह उसके लग्न कमजोर निकलता है तो ये प्रभावशाली ज़्यादा हो जाता है, और राहु केतु का ज़्यादा प्रबल स्थिति में हो बाकी ग्रह के बनस्पत तो भी
प्रभाव पड़ता देखा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः इनकी दृष्टियां नहीं हो सकती। दृष्टि देने के लिए वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी अगर किसी ग्रह जैसे चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा की रोशनी हम तक पहुँचती है, लेकिन राहु केतु पे दृष्टि ही नहीं पड़ती, तभी तो वो राहु केतु है, वो तो कटान बिंदु है, इसीलिए उसकी दृष्टि नहीं हो सकती। हाँ, उसकी स्थिति अगर हमारी कुंडली में प्रबल है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ सकता है। उसको दृष्टि ना कह के प्रभाव ही मान के चलिए आप, ठीक है। तो आज जो हमने जाना वो केवल इतना जाना कि दृष्टियाँ क्या होती हैं, भाव क्या होते हैं, न्यूमेरिक नंबर में कौन सी राशि है। अब इसके बाद जो जानने की ज़रूरत होती है वो यही है, जो आपको जानना है कि कौन सा भाव है, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है। अब मान लो कि कोई राशि बताया मैंने आपको कि एक छोटा सा निकाल ही देता हूँ आपको वापस। अब मान लो कि ये कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताऊँगा, समझाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक बारी आप खाका खींच लीजिए, जितना समझ में लिखी है, बाकी मैं एक बार बोल देता हूँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, और उसके बाद आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, प्रथम भाव लिखा है पहले नंबर पे, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रथम भाव में कन्या राशि है, दूसरे भाव में केतु लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो 6 नंबर है उससे आगे 7वां, फिर तीसरे में 8, चौथे में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ग्रहों की बात करते हैं। प्रथम भाव में शनि है, द्वितीय भाव में केतु है, तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ भाव में गुरु हैं, पाँचवें भाव में चंद्र हैं, छठा भाव खाली है, सातवां खाली है, आठवां भाव राहु है, नवम भाव में बुध है, दशम भाव में मंगल है, एकादश भाव में सूर्य हैं, और द्वादश यानी 12वें भाव में, यहाँ 5 नंबर लिखा है, वहाँ शुक्र है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, यानी शनि किस भाव में बैठा है? प्रथम भाव में बैठा है। केतु किस भाव में बैठा है? द्वितीय भाव में बैठा है। गुरु किस भाव में बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा किस भाव में बैठा है? पंचम भाव में बैठा है। राहु किस भाव में बैठा है? 8वें भाव में बैठा है। बुध किस भाव में बैठा है? तो 9वें भाव में बैठा है। मंगल किस भाव में बैठा है? 10वें भाव में बैठा है। एकादश भाव में सूर्य कहाँ बैठा है? तो एकादश भाव में बैठा है। और शुक्र कहाँ बैठा है? तो द्वादश भाव में बैठा है। ठीक, तो कौन सी भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? पहला प्रश्न लिख लीजिए आप, कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? पहला, यहाँ दृष्टिपात करना है हमने। दूसरा, किस राशि में ग्रह बैठा हुआ है? अब प्रथम भाव में शनि बैठा है, तो शनि 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो कन्या राशि में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं केवल इसी का समझाऊंगा। तो छठे नंबर 6 नंबर लिखा हुआ प्रथम भाव में, तो कन्या राशि पड़ती है। तो अब कन्या राशि का स्वामी कौन है? तो कन्या राशि का स्वामी आपको पहले लिखाया था कि कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध, यानी बुध। तो भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है? अब बुध ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह वृषभ राशि में बैठा है, यानी 9वें भाव में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है। ये 2 चीजें क्लियर हुई आपको कि छठे नंबर पे कन्या राशि पड़ी प्रथम भाव में, शनि वहां बैठा है, लेकिन उस भाव का मालिक जो है, जिस भाव में शनि बैठा है उसका मालिक है ना, कन्या राशि का मालिक है बुध। तो वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है जी कुंडली में 9वें भाव में, यानी जहाँ 2 नंबर लिखा है वहां बैठा है। तो 2 नंबर राशि कौन सी हुई? तो वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का मालिक कौन है? शुक्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको सब चीज़ें सोचना नहीं है,
कि इसके आप क्या मतलब निकला। मतलब निकालना नहीं है, सबसे पहले आप रूल को सीखिए। पहले आप यहाँ पर अपने बेसिक फंडे क्लियर कीजिए। बेसिक फंडे पहले क्लियर होंगे, आगे जंप नहीं करना तो नहीं करना। आपको केवल और केवल इतनी चीज़ें याद करनी है तो केवल याद करनी है। अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए। कई चीज़ें नहीं समझ में आती थी, रट्टा मारते थे, और आज जीवन में काम आता है वो। कुछ चीज़ें शुरू में रट्टा मारी थी, फिर आपको उसका रेलिवेंस समझ में आया था, और फिर उसके बाद उसको आपने जोड़ घटाव गुना भाग करना शुरू किया, और उसके बाद आप मैथमेटिक्स के चैंपियन हो गए, कोई कॉमर्स के हो गए, कोई साइंस के हो गए, कोई आर्ट्स में उसको यूज़ कर रहा है, हर तरीके की चीज़ें। तो कुछ चीज़ें बेसिकली आपको याद करनी है। पहले आपके टिप्स में आपको सोचना ना पड़े नवम भाव किधर पड़ता है, दशम भाव किधर पड़ता है, वो आपको भाव क्लियर होने चाहिए। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 1 से लेके 12 तक कौन से नंबर में कौन सी राशि होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता इसके अंदर। 12 भाव और 12 राशियां याद करना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट बन रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप साइंस, तो उसके अंदर थोड़ी सी तो कसरत कीजिए आप। धीरे धीरे ही आपकी मसल्स मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। आई एम श्योर आप हो जाएंगे, लेकिन आपको शुरुआत जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करके आइए। तो 12 भाव और 12 राशियों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको अभी प्रश्न दिए हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में ग्रह बैठा हुआ है, यानी वो राशि कौन सी है। भाव तो हो गया, प्रथम भाव में शनि बैठा है, लेकिन वो राशि कौन सी है, तो राशि है कन्या। फिर उस राशि का स्वामी कौन है, तो उस राशि का स्वामी है बुध। प्रथम भाव का यानी उस राशि का स्वामी कौन है, बुध। बुध और भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है, यानी कि उसका मालिक किस घर में बैठा है, तो वो बैठा है शुक्र की राशि वृषभ में, वो भी नवम भाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है, इसका कोई रेलिवेंस अभी नहीं आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये केवल और केवल एक अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग एस्ट्रोलॉजी है कि आपको सीखना है तो आपके माइंड के कौन कौन सी मसल्स मजबूत रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्रिएट कर लो माइंड में। तब आपको समझ में आएगा कि आगे जो बताया जाएगा वो इतना लंबा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ना समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर आप इतने स्लो स्टूडेंट हैं तो फिर आपको रिपीट करके सुनना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये वो क्लास नहीं है जो आपने क्लास टीचर ने बोला, सुना, आपने नोट किया, नहीं किया, चले गए। आप वापस से सुन सकते हो, तो आपके पास सारे रास्ते हैं। तो आप चाहो तो इसको 2 बार 3 बार 10 बार ही सुनो, और नहीं समझ में आ रहा कमेंट में डालो। कमेंट में डालेंगे आपको उसका आंसर मिलेगा। अपने प्रश्न को सहेजना शुरू कीजिए, अपने प्रश्न की वैल्यू समझिए। आपके पास जो प्रश्न है वो आपका खजाना है, आपका रत्न है। वो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न 4 बंदे पूछ रहे हो तो चारों का एक ही एस्पेक्ट हो उसको जानने का। नहीं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं समझने के। पता नहीं कौन सा कण किसके दिमाग में नहीं पल्ले पड़ रहा। तो आप अपने प्रश्नों को कीमती मानिए। अपने कच्चे पक्के आपको जो भी बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन भी लग रहे होंगे, पता नहीं क्या समझेंगे, कोई नहीं समझेगा कुछ भी। आपके मन में जो भी प्रश्न है पूछिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी का होता है विद्या के अर्थ में जानने वाला, एक होता बकैती करने वाला। तो मैं डांट नहीं रहा, लेकिन एक होता है कुछ लोग ना कहीं और से कुछ ज्ञान लेंगे और यहाँ आके बांटेंगे, तो वो नहीं चाहिए अपने को। आपको क्या मैंने बोला क्या नहीं समझ में आया, सिर्फ इतनी बात होगी। आपने कहा क्या जानते हो पहले से, मैंने नहीं जानना उस बारे में। आप केवल फिलहाल जितना बोला जा रहा है उसको आपने समझा है नहीं समझा है, इतना क्लियर करना है। ठीक है, मैंने आपको ग्रह और उसकी दृष्टियों के बारे में बताया है। ये दृष्टि भाव कौन सा किधर है ये पता आपको याद होना चाहिए। कौन सा नंबर किस राशि को इंगित करता है वो पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं ये आपको टिप्स में याद होना चाहिए, टिप्स में। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपने इतने मतलब कि कम अरेंजमेंट के साथ किए गए वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना, समझा, समझने का प्रयास किया, तो इतना मैं दावे से कह सकता हूँ जो भी व्यक्ति ने 2 वीडियो पूरी देखी है
वो इस ज्योतिष को सीखने का सामर्थ्य रखता है। और जिसको किसी तरीके का कोई भटकाव की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल ज्ञान लेना है। मेरी ऑडियो की क्वालिटी, मेरी वीडियो की क्वालिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिसको केवल ज्ञान चाहिए वो केवल ज्ञान ले रहा है। दूसरी वीडियो तक जो भी व्यक्ति पूरा सुना है वो सभी के सभी व्यक्ति के लिए मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि ये आगे की सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन एक ही शर्त पे कि इन 2 वीडियो को पहले आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। जिन्होंने पहला नहीं किया है वो पहला भी करें, और जो दूसरा नहीं किया है वो दूसरा करें, और जिन्होंने दोनों नहीं किया है वो दोनों ही करें पूरा। तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, ये 2 चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम है। ये फंडे अगर आपको क्लियर हो गए तो बाकी की चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इसको इतनी ही सिंसियरिटी से आप कीजिए पूरा। आपका फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी ऊंची टिकेगी, आपको उतनी अच्छी दृष्टि हो जाएगी, आपकी विजन आपका बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को अच्छे से पहले आप फाउंडेशन क्लियर करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगली वीडियो जारी करूँगा तब तक आप इसका अच्छा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और बहुत जल्दी ही तीसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो कोई जल्दी नहीं है कि मेरा नया वीडियो आगे देखना है, नहीं। अगर आपको लगता है पहला वीडियो क्लियर नहीं हुआ है, फंडे क्लियर करो, नहीं समझ में आ रहा उसमें कमेंट डालो, ठीक है। और सेकंड वीडियो देखो, सेकंड वीडियो के फंडे जब तक क्लियर नहीं हो, थर्ड वीडियो में बढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को पहले क्लियर करना है, तब तीसरे की तरफ बढ़ना है। ये हिदायत है, इस हिदायत को मानिए, वरना आपने टाइम पास करना है, आप टाइम पास कर सकते हैं, मर्जी है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसके अंदर। तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद ही आप इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम आपको अगली बार बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आना लग जाएगा, और मेरी भी मेहनत थोड़ी कम लगेगी। अभी तो इन 2 वीडियोज़ में मैंने काफ़ी मेहनत करी है समझाने के लिए, बहुत ईजी से ईजी भाषा में बोलने का प्रयास किया है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। जय श्री राम।